हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस एन एंड यू आर वाचिंग एस एन के पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बंगाल बोर्ड क्लास 11th का एक पोअम द सिक रोज जो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया है उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, हम इसको पढ़ना और समझना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिक रोज पोअम विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया है। ये एक बहुत ही अच्छे पोएट हैं और इनकी राइटिंग्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनकी जो पोएम्स होती हैं बहुत ही रियलिस्टिक और लगती हैं। हालांकि सारी की सारी पोएम इनकी काल्पनिक हैं और बहुत कुछ बताती हैं हमारे समाज में जो होता है। इनके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, पोम है, वो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने उसमें द लैम्ब, द टाइगर को पढ़ चुका है, द फ्लाई को पढ़ चुका है, द क्रेडल सॉन्ग को पढ़ चुका है और आप भी अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में जो है वो सिक रोज है, हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरे सिक रोज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। इसमें मैं वो पढ़ाऊंगा जो बंगाल बोर्ड क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसको। पहले स्टार्ट करते हैं। विलियम ब्लैक, जिनका जन्म 1757 और मृत्यु 1827 में हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वॉज अ नोटेड मतलब प्रसिद्ध, पहचाने जाने वाले पोएट थे, पेंटर थे और इनग्रेवर थे। मतलब ये 3 चीज़ इनके बारे में है। याद रखिएगा, ये चर्च में भी रह चुके हैं, पेंटिंग का भी काम करते थे, पोएट भी लिखा करते थे। ही इज़ अ फेमस फिगर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। लेट 18 और 19th सेंचुरी के समय एक मूवमेंट हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन और रीजन के अपोज में, जिसका नाम था इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। इसमें राइटर ने क्या किया था, राइटरों ने लिखना स्टार्ट किया था नेचर के बारे में और नेचर से जुड़े हुई चीज़ों के बारे में, जिससे कि इंसान जो है फिर से नेचर की तरफ वापस आए और जो डिस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन के फलस्वरूप हो रही है उससे वो बच सके। आगे देखते हैं। ब्लेक्स पोएट्री इज मार्क बाई इंटेंस स्पिरिचुअल विजन। देखिए, स्पिरिचुअल क्यों लिखा गया है, याद रखिएगा विलियम ब्लेक जो थे उन पर बाइबल का बहुत बड़ा प्रभाव था, वो उसको पढ़ते थे। साथ में मैंने बोला है कि वो चर्च से जुड़े हुए थे और इसके अतिरिक्त उनको उन्होंने देखा था कि रीजन की वजह से राइटिंग्स बहुत ही चेंज हो गई थी। तो जब रोमांटिक मूवमेंट आया तो इस समय काल्पनिक जो पोएम्स थी वो बहुत आगे बढ़ने लगी। विलियम ब्लेक ने तो स्केचेस और पोएम के साथ साथ ड्राइंग करके भी उसको बहुत सुंदर बनाया और बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, साथ में मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। इनके कुछ जो फेमस कलेक्शन है वो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, उसके बाद है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में फ्रेंड हम लोग को क्या दिखता है ये देखिए। तो ये पहला वाला दोनों तो क्या है कि आपका पोएम का कलेक्शन है। इसमें एक नहीं बहुत सारी पोएम है, हालांकि ये दोनों बहुत फेमस है। दोनों की पोएम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पढ़ने में अच्छी है। आगे देखिए, मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन भी समझ सकते हैं। अब देखिए इन तीनों पोएम में क्या मिलता है कि हमको ये राइटर जो है वो कल्पना करते हैं। एक्चुअली जो चीज़ रियल नहीं है उस चीज़ की कल्पना करते हैं। इसमें गॉड से बातें करते हैं। ये स्पिरिचुअल मैंने बोला गया है। ये याद रखिए, इन्होंने अपने बहुत ही कम उम्र में बोला था कि मैंने एजिकिल को देख लिया है, आत्माओं को देख लेते थे, एंजल्स को देख लेते थे। इसलिए इन पर जो था बहुत ही अच्छा प्रभाव था और इनकी सोचने की, विचारने की क्षमता बहुत अधिक थी। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ब्लैक रोट 2 सेट्स ऑफ पोएम, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ब्लैक ने लिखा 2 सेट ऑफ पोएम। कौन कौन से हैं? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस। द सिक रोज ऑकर्स एज पार्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखिए, सिक रोज जो है वो जो है हार्ड रियलिटी को दिखाती है और इनोसेंस में वो इनोसेंट चीज़ों को दिखाई जाती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं लैम्ब को, एक छोटा सा जानवर, मेमना जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में है। और उसी के अपोज में लिखा गया था टाइगर, जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में हुआ कि कैसे खतरनाक फेरोसेस है वो। तो ये जो हमारी पोएम है द सिक रोज, ये भी जो कि इसमें भी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स को दिखाया गया है, इसलिए सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में है, उसी में से लिया गया है एज अ पार्ट ऑफ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एज अ पार्ट ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। द पोएट मेंशन थ्रू द सिंबल्स ऑफ द रोज एंड वॉर्म। इसमें पोएट ने इसमें सिंबल का यूज़ किया है। सिंबल मतलब समझते हैं किसी का प्रारूप देना, सिंबोलिज्म करना। यहाँ रोज़ और वॉर्म को लेकर के उन्होंने इस बात को समझाया है। हालांकि यहाँ जो रोज़ और वॉर्म है वो केवल रोज़ और वॉर्म नहीं है, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे। हाउ इंटेंस एक्सपीरियंस प्रेज अपॉन अनपोल्यूटेड इनोसेंस।
ऐसा इनोसेंस जो अनपोल्यूटेड है उसको किस टाइप का एक्सपीरियंस के चलते इंटेंस, मतलब समझते हैं एकदम खतरनाक टाइप में एक्सपीरियंस को झेलना पड़ता है, और उसके साथ क्या होता है, यानी कि इस पोएम में रोज़ के साथ क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं पोएम की तरफ। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में विलियम ब्लैक के द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर सी और छोटी सी पोएम जिसका नाम द सीक रोज़ है, उसको लाइन बाय लाइन समझेंगे और उसके हर एक वर्ड का मीनिंग निकालेंगे। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो क्यों देखनी चाहिए, या इस वीडियो में ऐसा अलग क्या है? तो याद रखिए, बाकियों की तरह मैंने इस वीडियो को नॉर्मली नहीं बनाया है। मैं आपको इसमें हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा और डिफरेंट वर्ड का जो मीनिंग आ रहे हैं वो भी बताऊंगा। और इसके पहले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि एंड स्क्रीन में जा करके या आई बटन जो कार्ड आता है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझा दिया है। तो चलते हैं, अब इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, पोएम हमारे सामने है, ओ रोज दाउ आर्ट सिक। यहाँ सबसे पहले बात समझिए कि ओ रोज में ओ क्यों यूज हुआ है और इस रोज को कैपिटल क्यों रखा गया है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो रोज है वो केवल एक चीज को सिंबलाइज नहीं करता है। सबसे पहले विलियम ब्लैक ने इस पोएम की स्टार्ट ही एक लिटरेरी डिवाइस जिसको हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी, उससे की है। एपोस्ट्रॉफी का यूज तब हम लोग करते हैं किसी पोएम में जब हमें उस एक चीज को कई अनेक चीज़ों से तुलना करना पड़ता है, यानी कि अलग अलग चीज़ों के रूप में उसको अगर लिया जाता है। जैसे यहाँ जो रोज है उसको केवल रोज के रूप में नहीं बल्कि एक गर्ल के रूप में, एक इनोसेंस के रूप में, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो गुडनेस होती है उसके रूप में लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ रोज कैपिटल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओ रोज में रोज का जो वर्ड है यहाँ पर वो कैपिटल क्यों है, तो इसके पीछे कारण जो था मैंने आपको बता दिया। दाउ आर्ट सिक, दाउ जो वर्ड है उसका मतलब होता है यू। याद रखिए, यहाँ पर यू कौन है? यू यानी कि दाउ रोज के लिए आया है। ये रोज ही यहाँ पर जो है वो दाउ है, याद रखिएगा। ये वो आर्केइक वर्ड है, इसका मतलब होता है यू। अगला बात समझते हैं, आर सिक का मतलब क्या, कि रोज तुम क्या हो? तुम बीमार हो। सिक मतलब तुम बीमार हो। अब यहाँ देखिए, विलियम ब्लैक जो है इस पहले लाइन में ही एक क्वेश्चन को रखते हैं। पहले लाइन में बताते हैं कि रोज जो है वो बीमार है, और अब जितने भी लाइन इसके बाद की लाइनें हमें मिलने वाली हैं उसमें वो बताएंगे कि वो बीमार क्यों है, इसका पीछे रीजन क्या है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको आगे बढ़ना है, समझना है इसे। ओ रोज दाउ आर्ट सिक, ओ रोज यानी कि रोज तुम क्या हो? तुम बीमार हो। क्यों हो, इसका पीछे का कारण बताता हूं। द इनविजिबल वॉर्म, इनविजिबल वॉर्म का मतलब अदृश्य एक कीड़ा। जो अदृश्य एक कीड़ा है, अदृश्य क्यों है इसको अगर आप जानना चाहते हैं, इनविजिबल क्यों है कीड़ा का, तो हम लोग देख सकते हैं। तो याद रखिए, इसका दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो स्मॉल होगा, छोटा होगा, या फिर अदृश्य इसलिए है क्योंकि वो इविल को दिखाता है। इविल मतलब शैतान को, अदृश्य जो रात के समय निकलता है, ठीक है। तो इस दोनों बात को समझेंगे। एक ऐसा वर्म जिसके अंदर इविल है, इविल मतलब कुछ चीज को बर्बाद करने की शक्ति है, या फिर जो बहुत छोटा है वो, उसी के कारण तुम बीमार हो। अब वर्म जो क्या क्या करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां देखिए फ्रेंड्स, आगे का लाइन है, पहले दो लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। ओ रोज दाउ आर्ट सिक द इनविजिबल वर्म। अब पहला बात, यहाँ द इनविजिबल वर्म व्हाट समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्योंकि यहाँ पोएट ने इंजैममेंट का प्रयोग किया है। ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, इसमें एक मीनिंग जो सेंटेंस होता है उसको एक लाइन में खत्म ना करके दो तीन लाइन में आगे चला जाता है, और उसकी मीनिंग तीनों लाइनों को पढ़ने के बाद ही समझ में आती है। तो मैं पहले आपको पढ़ के समझाता हूँ कैसे। ओ रोज दाउ आर्ट सिक, इसका तो मीनिंग है रोज तुम बीमार हो। अब इसके बाद देखिए, इनविजिबल वर्म दैट फ्लाइज इन द नाइट, फ्लाइज इन द नाइट इन द हॉलिंग स्टॉर्म। ये तीनों पढ़ेंगे तब जाके ऊपर मीनिंग निकलेगा। ये वर्म के बारे में तीनों बात बताया गया है कि एक ऐसा कीड़ा जो रात के समय उड़ता है। फ्लाइज का मतलब हो गया उड़ता है या विचरण करता है, घूमता है। इन द हॉलिंग स्टॉर्म, अब यहाँ हॉलिंग स्टॉर्म मतलब हो गया बहुत ही तेज या भयावह आवाज करना। तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, हॉलिंग का मतलब ऐसे लिया जाता है रोअरिंग साउंड को, ठीक है। या फिर हम लोग कहते हैं कि जो हमारे वुल्फ वगैरह होते हैं वो सब हाउल करते हैं, उनकी आवाज़ सुने आप होंगे अगर आप,
तो वो हॉलिंग करते हैं। रात में कुत्ते जो होते हैं वो भी रोते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हॉलिंग है। या फिर एक ऐसा साउंड जो डरावना लगता है, भयावह लगता है, फेरोसस साउंड भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, डरावना साउंड। तो हॉलिंग स्टॉर्म मतलब एक स्टॉर्म के समय, तूफान के समय जो उसमें बहुत भयानक आवाज़ें आ रही हैं, उस समय क्या करता है वो, क्या होता है, नाइट होता है, और वो नाइट में क्या करता है, वो आ जाता है, कहाँ आता है, फूल के पास। उस समय की बात है ये। अब पूरा 4 लाइन का मीनिंग समझते हैं। अगर आपने वर्ड का मीनिंग समझ लिया, 4 लाइन का मीनिंग समझिए कि जो रोज ब्यूटी और रोमांस के साथ साथ बहुत प्यारा है और उसका प्रतीक है, अब वह बीमार हो चुका है। यहाँ एक वर्म है जो क्या है, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि डिस्ट्रक्शन को बताने वाला है, जो इविल का प्रतीक भी है। वह गुलाब को बीमार कर दिया है। देखिए, द इनविजिबल वर्म दैट फ्लाइज इन द नाइट इन द हॉलिंग स्टॉर्म, यह रात के समय अंधेरे में शैतान की तरह विचरण करता है। और एक दिन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, आगे का लाइन में मिलेगा, मैं आपको समझाते जाऊंगा। यहाँ तक तब समझ गया कि एक स्टॉर्म के समय कैसे रात के समय घूमता है। हैज़ फाउंड आउट, अब देखिए इसका भी मीनिंग यहाँ क्लियर नहीं हुआ, इसका मीनिंग के लिए हमें ये पूरा जानना होगा तब जाके क्लियर होगा। हैज़ फाउंड आउट दाई बेड, उसने पा लिया है। अब यहाँ एक फिर से आर्गाइक वर्ड मिला, दाई। ये दाई का मतलब क्या होता है, तो दाई का मतलब योर। यहाँ योर मतलब किसका, रोज का, है ना, रोज का यहाँ एक बेड मिला, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मेरे सोने के लिए भी एक बेड होगा, तो मेरा बेड, तो यहाँ रोज पर जाकर बैठा तो रोज का बेड, यानी कि रोज बिछा हुआ बेड। समझा ना। आगे इसको और मैं क्लियर करूंगा कि किस टाइप का बेड की यहाँ बात हो रही है। हैज़ फाउंड आउट दाई बेड, जिसने अपना एक बेड पा लिया है तुम्हारे ऊपर, ऑफ क्रिम्जन जॉय। देखिए, क्रिम्जन जॉय का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। इसका मीनिंग बहुत ही अलग अलग वेरिएज में लिया जाता है। एक मिनट आप अगर ध्यान से इसको देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में क्रिम्जन जॉय का मीनिंग क्या है। देखिए, क्रिम्जन जॉय का मतलब लस्टफुल पैशन होता है, या फिर सेक्सुअल प्लेजर भी होता है, या फिर इसका यहाँ मीनिंग जो है वो क्या है, लवर्स बेड भी हो सकता है। तो याद रखिए, हमने सुना है कि बेड पर गुलाब के फूल बिछे हुए हैं, यह बेड बहुत सुंदर सजा हुआ है, उस टाइप का बेड का बात हो रहा है। जब क्या होता है, कुछ मतलब पुरुष और स्त्रियों के बीच एक संबंध स्थापित होता है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ध्यान से देखिए और इस कीड़े की मानसिकता को समझिए। लेकिन ये केवल प्रेम को नहीं, प्यार को नहीं दिखाता, बल्कि आगे इससे थोड़ा डीप भी है इसका मीनिंग। एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय। अब यहाँ डार्क सीक्रेट क्यों बोला गया है, लव तो प्यारा होता ही है, ठीक है, लवली है, प्यार है। जहाँ प्यार हो, डार्क कैसे होगा और सीक्रेट कैसे होगा। तो याद रखिए, डार्क और सीक्रेट इसलिए है ये क्योंकि ये जो है वो लव वो डिस्ट्रक्टिव है। जो इतना सुंदर गुलाब हमें दिख रहा है, उसको क्या कर देता है ये कीड़ा, जो है ये कीड़ा आ करके, मैंने एक नॉर्मली कीड़े का लिया है बताने के लिए, ठीक है, कैसे आ करके इसको मुरझा दिया, मतलब इसको मार रहा है। सोच के देखिए। तो ये लव क्या लव का मतलब होता है लाइफ, फलना फूलना, और यहाँ जो लव है वो कैसा है, वो लव लाइफ को खत्म कर रहा है। तो ये लव नॉर्मल लव कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। ये समझने वाली बात है। इसमें विलियम ब्लेक ने 8 ही लाइनों में बहुत कुछ कह दिया है। आगे देखते हैं। एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, तुम्हारे, फिर यहाँ से दाई यानी योर लाइफ, तुम्हारे लाइफ को, तुम्हारे जीवन को डिस्ट्रॉय माने खत्म करता है या खत्म कर रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि डार्क सीक्रेट लव इसलिए क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव है, ब्लाइंड है और सीक्रेट है। चुपके से ये जो कीड़ा है वो कैसे चुपके से एक तूफान भरी रात में आ जाता है, उस रोज के पेटल्स के ऊपर, पंखुड़ियों के ऊपर बैठ जाता है और उसको कुतरने लगता है, और वो कुतरते कुतरते उसको किस तरह मारने लगता है ये आप देख सकते हैं। याद रखिए हमेशा कि क्रिम्जन जॉय का मतलब गहरा लाल रंग होता है, ठीक है। उसका अब जो गुप्त प्रेम है, जिस जगह पर, समझिए एक नॉर्मली मैं बताऊं कि अगर किसी जगह पर हमको कुछ काटेगा तो वहां पर भी गाढ़ा लाल रंग निकलेगा। और भी इसके कई सेंस हैं, मैंने पीछे इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत कुछ डिस्कस किया है, बताया है क्यों इसका मीनिंग को आप लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं। आप उसको देखिए, समझिएगा। अब यहाँ एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं कि जो रोज़ ब्यूटी और रोमांस का प्रतीक है और साथ में जो बहुत ही प्यारा है, नॉर्मली इसकी तुलना लड़कियों से की जाती है, ठीक है, पवित्रता के से भी की जाती है और इनोसेंस से भी की जाती है। जो बहुत ही प्यारा है वह अब बीमार हो गया है, क्योंकि एक वर्म है जो डिस्ट्रक्शन और इविल का प्रतीक है, वह गुलाब को बीमार कर दिया है। वह जो वर्म है
वह एक अंधेरी रात में तूफान के समय शैतान के समान विचरण करते हुए आता है, और एक दिन बहुत ही भयानक तूफान जब हो रही होती है तो वो डरावने साउंड के साथ उड़ते उड़ते रोज की पंखुड़ियों पर आ बैठता है। उसका बैठना रोज के लिए काफ़ी पीड़ादायक होता है, मतलब क्योंकि वो उसको ख़त्म करने वाला है, उसको मार रहा है। अब इसके बैठने से जो है रोज बीमार हो गया है, मतलब रोज की लाइफ खत्म हो रही है, इसलिए इसके लव को डार्क एंड सीक्रेट बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस कि एक रोज है जिस पर एक वॉर्म एक रात में तूफान के समय आकर बैठता है और उसको अपना बेड समझ लेता है। वो बेड का रंग बहुत गहरे लाल रंग का, यानी बहुत सुंदर है। तो रोज की पंखुड़ियाँ वैसे ही बहुत सुंदर होती है, गहरे लाल रंग की। एंड हिज डार्क सीक्रेट लव, और उसका गुप्त प्रेम जो है, सीक्रेट प्रेम जो है, जो डार्क इसलिए बोला गया है क्योंकि वो खतरनाक को बता रहा है, इसलिए यह डार्क है। तो उसको लाइफ को बर्बाद कर रहा है। अब जानने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि क्या जो रोज़ है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि फूल जो होते हैं वो बहुत ही आकर्षित होते हैं, जो कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो क्या एक ये कारण नहीं हो सकता है कि रोज़ ने खुद इस कीड़े को आकर्षित किया है और अब अपने ऊपर इसको मुसीबत आ रही है, उसका जिम्मेदार ये खुद है। देखेंगे इसको दूसरे एस्पेक्ट में, समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।